हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th हिंदी के गद्यांश और पद्यांश वाले टॉपिक को कवर करने वाले हैं। यानी आज के इस वीडियो में हम एक ही वीडियो के अंदर गद्यांश और पद्यांश को देखने वाले हैं बच्चों। और आपको बता दें रसगुल्लो, ये बोर्ड एग्जाम में आपका 20 नंबर का पूछा जाएगा। यानी गद्यांश और जो पद्यांश वाला टॉपिक होगा आपके बोर्ड एग्जाम में 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी पद में से भी आपको 10 नंबर मिलेंगे और गद्य वाले सेक्शन से भी आपको 10 नंबर मिलेंगे। बहुत ही आसान टॉपिक होते हैं बच्चों, बस आपको कुछ इसमें ऐसी बातें होती हैं जो ध्यान में रखनी होती हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं ताकि आपके 20 नंबर कहीं ना जाने पाए। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं बच्चों गद्यांश को। तो गद्यांश आपका इस तरह से एक गद्यांश दिया रहेगा और इनकी खास बात यह है रसगुल्लों कि इसमें आपको पता भी नहीं कि ये किस चैप्टर का है, उसके बावजूद भी आपको इसके नंबर मिल जाएंगे। हाँ, ये जरूर है कि भाई 10 में से 8 नंबर मिलेंगे, लेकिन बच्चों इसके नंबर मिलेंगे आपको, भले आपको ना पता हो कि ये किस चैप्टर से पूछा गया है। और इनकी खास बात यह है बच्चों कि इसमें अथवा करके क्वेश्चन आता है। मतलब ऐसा नहीं कि भाई एक ही क्वेश्चन हो, नो, गद्यांश में भी 2 गद्यांश रहेंगे। आपको अथवा वाला करिए या उसके पहले, मतलब दोनों में से कोई एक गद्यांश करना होगा और उससे रिलेटेड बच्चों इसके क्वेश्चन आपको नीचे यानी इस गद्यांश पर आधारित क्या है क्वेश्चन दिए रहेंगे और उन क्वेश्चन का जो आंसर है बच्चों इसी गद्यांश में से आपको मिलेगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप ध्यान से इसको पढ़िएगा। पढ़ना इसलिए है बच्चों कि ये जो भी क्वेश्चन आपसे कर रहा है, इन सारे क्वेश्चन का जवाब जो है हमें वो मिलेगा कहां से, इसी गद्यांश से। तो चलिए बच्चों इसको सबसे पहले अच्छे से हम देख लेते हैं। कहा गया है कि पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है और समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है। किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी चाहिए। आगे लिखा है कि राष्ट्र के शरीर के एक भाग में यदि अंधकार और निर्बलता का निवास है तो समग्र राष्ट्र का स्वास्थ्य उतने अंश में असमर्थ रहेगा। कहने का मतलब यह बच्चों, ये राष्ट्र के बारे में कहा गया है कि भाई राष्ट्र में किस तरह से सभी मनुष्य एकजुट कर रह सकते हैं, किस तरह से वो सभी एक साथ रहेंगे, तब जाकर के देश की तरक्की होगी, तब जाकर के राष्ट्र क्या होगा, प्रगति के मार्ग पर उन्नतिशील होगा। अब यहां पर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन यही होगा कि पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। ठीक, पहला क्वेश्चन कि पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। फिर चलिए देख लेते हैं सबसे पहले बच्चों। और दूसरा क्वेश्चन है कि राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें क्यों लेनी चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यानी जो भी ये रेखांकित है बच्चों इसकी व्याख्या करना, यानी इसके अर्थ को अपने शब्दों में लिखना है। अगला है राष्ट्र किसे पीछे छोड़ करके आगे नहीं बढ़ सकता है। नेक्स्ट है कि समन्वय के मार्ग से मतलब क्या प्राप्त हो सकता है। इस तरह से बच्चों आपके क्या है मिलने वाले हैं 10 नंबर, यानी प्रत्येक क्वेश्चन का 2-2 नंबर आपको दिए जाएंगे और इस तरह से आपके 10 नंबर मिल जाएंगे एक गद्यांश से ही। तो 10 नंबर बहुत ज्यादा होते हैं आपके अच्छे नंबर लाने के लिए। भले ही हमने बताया ना चैप्टर का नाम और शीर्षक नहीं पता तो भले यही वाला केवल क्वेश्चन छूटेगा, बाकी सबका तो आंसर दे सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं बच्चों कैसे हम लिखेंगे। तो सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना है, पृथ्वी के विशाल फिर डैश डैश करके असमर्थ रहेगा। यानी ये जो पूरा का पूरा आपका गद्यांश दिया गया है इसको यहां से शुरू करिए फिर डैश डैश करके यानी पूरा इसमें बता दीजिए कि भाई यहां तक है। फिर हम आ जाते हैं बच्चों क्वेश्चन पर। हम आ जाते हैं क्वेश्चन पर। अब देखिए क्वेश्चन जो पहला होगा यानी जिसमें बच्चों पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि पाठ का शीर्षक है ना, पाठ का जो शीर्षक
एवं लेखक का नाम लिखिए। तो यहां पर ये पूछ रहा है संदर्भ, तो जो आप संदर्भ शुरू से ही पढ़ते चले आए हैं, हाई स्कूल में भी आपने लिखा है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, ठीक, यहां पर हिंदी क्या, हिंदी के गद्य के एक मतलब शीर्षक अगर हम बात करें तो राष्ट्र का स्वरूप से लिया गया है, और इसके जो लेखक हैं वो कौन है, इसके लेखक जो है बच्चों वो हैं आपके वासुदेव शरण अग्रवाल। तो आपको इस तरह से लिखना होगा, नहीं तो आपको कुछ नहीं करना, एकदम सिंपल सा तरीका बताते हैं, इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं। अब यहां पर लिखा है कि पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम, तो आपको कुछ नहीं करना बच्चों, क्या लिखना है चलिए वो हम बताते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे बच्चों की पाठ का शीर्षक, पाठ का शीर्षक। अब ये नहीं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, ये सब दुनिया भर की फालतू की बातें हमें नहीं लिखनी है। हाँ ये है कि भाई ये गलत नहीं है, लेकिन अगर पूछ लिया जाए डायरेक्टली कि भाई इसका संदर्भ लिखिए, तब आप वैसे लिख सकते हैं। लेकिन अगर पाठ का शीर्षक लिखा है तो भाई पाठ का शीर्षक लिखकर आप लिख दीजिए डायरेक्टली कि राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र का स्वरूप, ये चैप्टर का नाम है, यानी पाठ का शीर्षक है, ठीक। यानी बहुत ज्यादा तामझाम नहीं करना है बच्चों। और उसके बाद फिर हम लिख देंगे, कह रहा है कि लेखक का नाम, तो हम लिख देंगे बच्चों लेखक का नाम, ठीक है ना, लेखक का नाम लिख देंगे, ठीक, लेखक का नाम। तो इसमें हम लिख देंगे कि कौन है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक, इनका जो पूरा नाम है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, ठीक है ना, अग्रवाल, तो वासुदेव शरण अग्रवाल इस तरह से लिखेंगे। आप इतना अगर लंबा लिखते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के गद्य में संकलित राष्ट्र के स्वरूप से अवतरित है और इसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, तो इतना तामझाम करने का क्या मतलब है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इस तरह से लिखेंगे गलत काट देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है रसगुल्लों। डायरेक्टली पाठ का शीर्षक लिखिए, चैप्टर का जो नाम है वो लिख दीजिए और लेखक का क्या नाम है वो लिख दीजिए, आपके 2 नंबर क्लियर हो गए। चलिए अब हम देख लेते हैं बच्चों दूसरा क्वेश्चन, कि जो दूसरा है उसका आंसर हमें क्या लिखना है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, आपको दिख रहा होगा बच्चों, कि राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें क्यों लेनी चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन में देखिएगा बच्चों गौर से, देखिए एक बात कहा गया कि किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी चाहिए। बात समझ में आ गया ना, कि बच्चों राष्ट्र की जो सुध है वो हमें क्यों लेनी चाहिए, तो इसका मतलब समझ में आ गया। तो यहां पर हम लिखेंगे बच्चों कि राष्ट्र के, एक मिनट, हाँ यहां पर लिखेंगे बच्चों कि राष्ट्र के, तो जो पूरा लिखा है बच्चों पहले हम उसी तरह से लिखेंगे कि राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी चाहिए, की सुध हमें लेनी चाहिए, ठीक, यानी प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी चाहिए, क्योंकि किसी अंग, यहां जन से संबंधित अंग से है भाई, इसीलिए तो कह रहा है कि प्रत्येक अंग की सुध लेनी चाहिए। भाई किसी भी अंग को अगर हम छोड़ देंगे राष्ट्र आगे कैसे बढ़ेगा, इसलिए इसमें लिखेंगे कि क्योंकि किसी अंग को छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता, राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। मतलब बात समझ में आ गया बच्चों। इसीलिए यानी राष्ट्र के प्रत्येक अंग की हमें क्या करना चाहिए, सुध लेनी चाहिए, यानी खबर लेनी चाहिए। भाई जाहिर सी बात है, अगर हमें अपने पूरे बॉडी को क्या करना है, अच्छे से देखना है, भाई उसके प्रत्येक अंग को भी देखना बेहद जरूरी है। तो वही है कि राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी चाहिए, क्योंकि ठीक किसी अंग को छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता है। बात समझ में आई बच्चों। अब चलिए देख लेते हैं कि तीसरा क्वेश्चन क्या है, यानी तीसरे क्वेश्चन का आंसर हम कैसे लिखेंगे। तीसरा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो भाई इसमें रेखांकित अंक क्या है कि समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है।
तो हमें करना यह है बच्चों, इसे लिखना है अपने शब्दों में। तो इसको हम लिखेंगे बच्चों कि देखिए, ध्यान से देखिएगा कि लेखक का कहना है कि पृथ्वी पर रहने वाली सभी जातियां एक समान है, यानी सभी जातियां क्या है, आपस में बराबर हैं तथा समन्वय के रास्ते पे चलकर, समन्वय का मतलब होता है बच्चों जैसे एकजुटता, प्रेम की भावना, सौहार्द की भावना, कुछ भी कह सकते हैं। तो समन्वय के रास्ते पर चलकर सभी जातियों को अपनी उन्नति एवं प्रगति के लिए समान अधिकार प्राप्त है, यानी सभी जातियों को क्या आगे बढ़ने का अधिकार है, हक प्राप्त है। ठीक है ना, जैसे यहां पर लिखा गया है वही चीज तो कहा गया कि भाई पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है और समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति एवं उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है। तो इसको थोड़ा अपने ही शब्दों में लिख देना है बस, कि लेखक का कहना है पृथ्वी पर रहने वाली सभी जातियां समान हैं तथा समन्वय के रास्ते पर चलकर सभी जातियों को अपनी उन्नति एवं प्रगति के लिए समान अधिकार प्राप्त है। बात समझ में आई बच्चों? चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर हम किस तरह से लिखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों कि राष्ट्र किसे पीछे छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता है। देखिएगा, गौर से देखिएगा, सीधा सीधा भाई लिखा गया है कि किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता है। ठीक, इसका उत्तर समझ में आ गया। क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे बच्चों इसको कि किसी जन को पीछे छोड़कर, लिखेंगे किसी जन को पीछे छोड़कर, किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता है, राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता है, नहीं बढ़ सकता है। ठीक, यानी किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता है। और अगला यहां से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि समन्वय के मार्ग से क्या प्राप्त हो सकता है। देखिएगा इसमें क्या कहा गया है भाई कि समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति एवं उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है, यानी समन्वय के मार्ग पर चलने से प्रगति और उन्नति प्राप्त होती है। बात समझ में आई? तो यहां पर लिखेंगे कि समन्वय के मार्ग पर, ठीक है ना, क्वेश्चन में यही कह रहा है कि समन्वय के मार्ग से क्या प्राप्त हो सकता है, तो लिखेंगे समन्वय के मार्ग से, समन्वय के मार्ग से प्रगति एवं उन्नति प्राप्त, प्रगति एवं उन्नति प्राप्त हो सकता है। ठीक है ना, हो सकता है। ठीक, तो इस तरह से आपके पांचों क्वेश्चन के आंसर आप बहुत ही सिंपल तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, आई होप कि ये जो आपका गद्यांश वाला टॉपिक है समझ में आ गया होगा। इसी तरह से बच्चों आपका मतलब 2 गद्यांश होगा, कोई एक ही करना होगा। ठीक है ना, चलिए अब हम देख लेते हैं पद्यांश को। चलिए अब हम देख लेते हैं बच्चों पद्यांश को। तो पद्यांश भी आपका इसी तरह का 2 पद्यांश होगा, पद्यांश में भी 2 होंगे। जिस तरह से आपके गद्य में से 2 गद्यांश होंगे बच्चों, एक करना होगा, इसी तरह पद्यांश में भी आपको 2 पद्यांश दिए रहेंगे, एक करना होगा और नंबर इसके पूरे आपको 10 मिलने वाले हैं। यह भी बेहद आसान होता है, बस थोड़ा सा समझना होता है। चलिए देख लेते हैं बच्चों। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश को हमने उठाया है जो हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। हाँ, ये बात और है कि भाई 2023 में नहीं आया, इसलिए 24 में इसकी संभावना और भी ज्यादा बन जाती है। गद्यांश है कि नील परिधान बिच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, और खिला हो ज्यों बिजली का फूल, और मेघ वन बीच गुलाबी रंग। ओह वह मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रविमंडल उनको भेद, दिखाई देता हो छविधाम। एक बहुत ही प्यारा सा गद्यांश है और आपने अगर पढ़ा होगा बच्चों तो आपको पता चल गया होगा कि ये किस चैप्टर से है। तो ये है श्रद्धा और मनु चैप्टर से। ठीक है ना, श्रद्धा और मनु चैप्टर से ये एक बहुत ही प्यारा सा पद्यांश लिया गया है। चलिए क्वेश्चन इसके अंतर्गत क्या आएंगे देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पाठ का शीर्षक एवं कवि का नाम लिखिए। दूसरा, उपयुक्त कविता में किसके रूप का वर्णन है। तीसरा है कि बिजली के फूल से क्या तात्पर्य है।
चौथा है रेखांकित मतलब रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और पांचवा है परिधान और छविधाम शब्द का अर्थ लिखिए। इसमें भी वही बात है कि भाई प्रत्येक क्वेश्चन के आपको 2-2 नंबर मिलेंगे। इस तरह से आपके 10 नंबर, ये तो गद्य और पद्य मिलाकर 20 नंबर हो जाएंगे। तो कैसे लिखेंगे बच्चों? सबसे पहले जो हमारा काम हमको क्या करना है भाई, हम एक बार क्या करते हैं, उस पूरे पद्यांश को मतलब हम डैश डैश करके जैसे गद्यांश में लिखा, हम ये ऐसे ही लिखेंगे बच्चों जब भी हम आंसर लिखने जाएंगे। ठीक, फिर पहला जो है क्वेश्चन, तो पहले वाले का आंसर हमने बताया ना, इसमें भी वैसे नहीं लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के श्रद्धा मनु चैप्टर से मतलब श्रद्धा मनु पाठ से अवतरित है, इसके कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो इतना लिखने का कोई मतलब नहीं बच्चों, नंबर उतना ही मिलेगा भाई, 2 नंबर मिलेंगे एक क्वेश्चन के। तो पाठ का शीर्षक लिख दीजिए भाई, पाठ का नाम क्या है? तो पाठ का नाम है श्रद्धा मनु। क्या है? श्रद्धा मनु है। और उसके बाद कवि का क्या नाम है? तो है जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है ना, जयशंकर प्रसाद। तो इस तरह से हम क्या करेंगे बच्चों, पाठ का शीर्षक और कवि का नाम हम लिख लेंगे। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। बाकी क्वेश्चन तो एकदम आसान होते हैं बच्चों, बस थोड़ा सा समझना। उपयुक्त कविता में किसके रूप का वर्णन किया गया है? तो भाई ये जो बात कही जा रही है कि नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, की नीले परिधान के बीच में जो कोमल अंग खुला हुआ है वो बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ रहा है, तो किसके बारे में? तो ये बात हो रहा है श्रद्धा के बारे में। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? क्वेश्चन कह रहा है कि उपयुक्त कविता में किसके रूप का वर्णन है, तो हम लिखेंगे यहां पर क्या, जैसे भाई क्वेश्चन पूछ रहा है उसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे। हम लिखना है उपयुक्त कविता में, ठीक है ना, उपर्युक्त या उपयुक्त कविता में श्रद्धा के क्या कहा है भाई क्वेश्चन कि हां किसके रूप का वर्णन है, तो श्रद्धा के रूप का वर्णन किया गया है। ठीक, श्रद्धा के रूप का वर्णन किया गया है। बात समझ में आई बच्चों? अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिजली के फूल से क्या तात्पर्य है, यानी बिजली के फूल की तुलना की गई है। देखिए कह रहा है कि खुल रहा मृदुल अध खुला अंग और खिला हो ज्यों बिजली का फूल और मेघ वन बीच गुलाबी रंग। यानी जो श्रद्धा क्या होती है, जो नीले परिधान यानी जो वस्त्रों को धारण किए होती हैं, तो उन वस्त्रों के बीच में उनका शरीर कहीं कहीं पर यानी खुला होता है। जैसे कोई स्त्री साड़ी पहनती है तो भाई उसके कुछ अंग खुले रहते हैं, और वो अंग इतने ज्यादा सुंदर दिखाई पड़ रहे थे, यानी इस तरह से मालूम पड़ रहे थे, ऐसे गुलाबी गुलाबी दिखाई पड़ रहे थे जैसे बादल रूपी, देखिए मेघ वन, जैसे बादल रूपी बगीचे में कोई बिजली का गुलाबी फूल खिला हो। तो बहुत ही सुंदर बात कही गई है भाई। तो यहां पर जो बिजली के फूल का अर्थ क्या है बच्चों, तो यहां पर जो बिजली का फूल है, बिजली के फूल से तात्पर्य है कि श्रद्धा का आकर्षक मतलब आकर्षक शरीर। ठीक है ना, तो ये श्रद्धा के आकर्षक शरीर की बात की गई है, उनके सौंदर्य का बात मतलब सौंदर्य की बात कही गई है। तो लिखेंगे यहां पर, यानी लिखेंगे कि बिजली के फूल का तात्पर्य, बिजली के फूल का तात्पर्य, ठीक है, तात्पर्य है श्रद्धा का, लिखेंगे श्रद्धा का आकर्षक शरीर। ठीक है ना, शरीर यानी श्रद्धा का आकर्षक शरीर, ये उनका शरीर का सौंदर्य कैसे है। ठीक है ना, चलिए देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो भाई क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मतलब मेघ वन बीच गुलाबी रंग, अभी हमने क्या अर्थ बताया वही आपको लिखना है बच्चों। यानी हमने जो अभी बताया ना कि जब क्या है, देखिए नील परिधान मतलब नीले वस्त्र, यानी जो मेष है, भेड़ है, ठीक है ना, जो गंधर्व देश के भेड़ों के खाल से जो वस्त्र बनते हैं, उन वस्त्रों को किसने धारण किया है, श्रद्धा ने। और उन वस्त्रों को धारण करने के बाद उनका शरीर जो कहीं कहीं पर खुला होता है वो इतना सुंदर दिखाई पड़ता है जैसे क्या है, बादल रूपी बगीचे में कोई बिजली का यानी कोई गुलाबी रंग का फूल खिला हो। ठीक है ना, चलिए देख लेते हैं।
तो हम लिखेंगे बच्चों कि मेघ वन बीच गुलाबी रंग, इसका व्याख्या करना है तो हम लिखेंगे कि मेष चर्म को धारण किए हुए, मेष चर्म का मतलब मेष यानी भेड़, जो भेड़ों के चर्म से वस्त्र बना है उस वस्त्र को किसने धारण किया है? श्रद्धा ने। तो मेष चर्म को धारण किए हुए श्रद्धा का कोमल अंग कहीं कहीं पर मतलब कहीं कहीं क्या है? दिखाई देता है और उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे नीले बादलों के वन में, ठीक, नीले बादलों के वन में गुलाबी रंग का बिजली का फूल खिला हो। यानी उन नीले वस्त्रों के बीच में उनका जो कोमल गुलाबी अंग दिखाई देता है वो इतना सुंदर लगता है जैसे नीले बादलों के बगीचे में कोई गुलाबी रंग का बिजली का फूल खिला हो। बात समझ में आई बच्चों? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि परिधान और छविधाम, ठीक, परिधान और छविधाम शब्द का अर्थ लिखिए कि परिधान का क्या मतलब है, छविधाम का। तो देखिएगा बच्चों, जो परिधान है, परिधान का मतलब है कोमल मतलब सुंदर वस्त्र, ठीक है ना, परिधान का मतलब है सुंदर वस्त्र, ठीक, सुंदर वस्त्र है। और अगला है छविधाम, छविधाम का मतलब होता है कि जैसे सौंदर्य का घर, यानी सौंदर्य से भरा हुआ, तो भाई सौंदर्य, सुंदरता से परिपूर्ण लिख सकते हैं या सौंदर्य का हम घर लिख सकते हैं, ठीक, चाहे सुंदरता से परिपूर्ण लिखिए या सौंदर्य का घर। तो इस तरह से बच्चों आप क्या है, गद्य और पद्य पर आधारित जो भी प्रश्न होंगे उनका उत्तर बहुत ही सिंपल तरीके से, नहीं बहुत ही सरल शब्दों के माध्यम से दे सकते हैं। आई होप कि ये अच्छे से मतलब दोनों टॉपिक समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।